हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। दिस इज मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा। फ्रेंड्स, एक बहुत ही मैसिव करंट अफेयर इज नाउ डूइंग द राउंड्स। इट इज मेकिंग द बिगेस्ट नॉइज। केरला हैज ड्रैग्ड दिल्ली गवर्नमेंट एज इन द यूनियन गवर्नमेंट टू द कोर्ट। तो केरला ने सू कर दिया है इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, व्हिच determines the original jurisdiction of the Supreme Court with reference to that there is an issue of relationship of federalism. The delicate balance of federalism between the union and the state government is at risk because of a certain number of legislative proceedings that has happened in the Kerala Vidhan Sabha. केरला विधानसभा में कुछ बिल्स पास हुए। गवर्नर साहब ने उन बिल्स को रजामंदी नहीं दी, कंसेंट नहीं दी। उनको प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन के लिए भेज दिया गया एंड दोस आर स्टिल पेंडिंग बिफोर द प्रेसिडेंट। केरला गवर्नमेंट का मानना है कि दिस इज अंडरमाइनिंग देयर लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी अंडर आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि वो जिन पर लॉज बना सकते हैं उनको लॉज बनाया नहीं दिया जा रहा है। इन अदर वर्ड्स, ये फेडरल स्पिरिट के खिलाफ है। इस बेसिस पर केरला ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। दिस इज द न्यूज। केरला चैलेंजेस विद होल्डिंग ऑफ प्रेसिडेंशियल असेंट टू द स्टेट बिल्स इन द सुप्रीम कोर्ट। और ये आज की ही न्यूज है। सो मेक श्योर दैट यू नो दिस करंट अफेयर। और ये केवल एक सेंसेशनल न्यूज नहीं है, अनलाइक द वाईटी वीडियोस जो आप आमतौर पे देखते हैं, जिसमें सेंसेशनलाइज किया जाता है, जिसमें सनसनी बनाई जाती है। दिस इज प्योर, absolutely true blue quality. Kerala challenges withholding of presidential assent to state bills in the Supreme Court. The state government has appealed against Governor Arif Mohammed Khan's office for keeping the bills pending for a long and indefinite period and later reserving them for the consideration of the president. ये सारी चीजें तुम्हारे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ट्रू ब्लू सिलेबस में आती है और आपको अगले कुछ मिनट्स में इसके बारे में मैं सब कुछ बता दूंगा। तो सिनॉप्सिस ऑफ द डिस्कशन एज ऑफ टुडे इज, मैं डिस्कस करूंगा आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 201 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 200 डील कर रहा है व्हेन द बिल इज रिजर्व फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट अपार्ट फ्रॉम द अदर सिचुएशन की जहां पर द विद होल्डिंग ऑफ द असेंट होगा। अभी के लिए तुमको कोई भी मेरी भाषा समझ में नहीं आ रही होगी। फॉर दो समक्स यू जो मुझसे ऑलरेडी नहीं पढ़े हुए, बहुत सारे लोगों को ये ग्रीक एंड लैटिन लग रहा होगा, थोड़े टाइम के बाद तुमको एकदम सरल लग रहा होगा। मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो एट टिल द वेरी एंड। आर्टिकल 201 में लिखा है व्हेन द बिल इज रिजर्व, तो क्या होता है, क्यों होता है, क्या किया जाता है, यू विल अंडरस्टैंड आर्टिकल 201 से। आर्टिकल 131 कवर्स द पॉइंट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अगर आपको ये वीडियो के पहली स्लाइड में देखकर ऐसा लगा कि तुम्हें चक्कर आनी चाहिए, आपको चक्कर आ रही है कि भगवान पता नहीं लिखा क्या है, डोंट वरी ऑन दिस पार्ट। तुम बिल्कुल सही दिशा में हो, बिकॉज जब तक तुम इन चीजों को पढ़ोगे नहीं, ये तुमको डिफिकल्ट ही लगता है। इस वीडियो के एंड पे तुम्हें ये सब आसान लगने लग जाएगा। मेक श्योर that you keep watching this video till the end. So first of all, before we go ahead, we are representing An Academy. An Academy is our platform, the most reasonable, the most effective platform for online यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। हम लोग कोई पैसा आपको अनरीजनेबली चार्ज नहीं करते। एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट, एवरीथिंग इज अकाउंटेबल। द बेस्ट एंड द बेस्ट ऑफ द एजुकेटर्स from all over India are teaching on this platform, be it prelims, mains, optional. Please join us. एक बहुत ही मैसिव ऑफर चल रहा है विच इज द होली ऑफर। फ्लैट 50% ऑफ है। आपको यूज करना है मेरा कोड सिड लाइव, SIDLIVE। प्लीज रिमेंबर, आज की रात 11:59 PM ये ऑफर खत्म हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम 50% ऑफ, आपको 6 महीना का फ्री एक्सटेंशन मिलेगा अलॉन्ग विद the library doubt solving as well as mock test go at Unacademy centers. This is the lowest prices ever. This is absolutely lowest. एक बार prices पर नजर डालो। GS plus CSAT 12 month course 37,690. This is unbelievable offers. GS plus CSAT plus optional 45,386. Similarly 18 months का course केवल 42,823 एंड 52,487 में। कहाँ मिलेगा तुमको ऐसा ऑफर? Make sure that you take this, right? So we have several batches coming along, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे वो bilingual हो, and all of this should be a part of it. You have the widest choice of optionals with single subscription. Use special code SIDLIVE.
पहला आर्टिकल मैं जो तुम्हें समझा रहा हूं उसे बोलते हैं आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलता है सुप्रीम कोर्ट के पास होता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। प्लीज ट्राई एंड रैप योर हेड अराउंड व्हाट आई एम सेइंग। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या होता है? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। हो जी, एक डिफिकल्ट वर्ड हटाया, दूसरा डिफिकल्ट वर्ड डाल दिया। व्हाट इज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, व्हाट इज कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस? आप पहला दरवाजा कौन से कोर्ट का खटखटाते हो, दैट इज कॉल्ड एज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। सुप्रीम कोर्ट के पास, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ही ऐसा कोर्ट है जिसके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है जब कोई लीगल डिस्प्यूट हो जाता है, जब कोई कानूनी विवाद हो जाता है इन बिटवीन नंबर वन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, नंबर टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वन और मोर देन वन स्टेट गवर्नमेंट, या फिर वन स्टेट ऑन वन साइड एंड अनदर स्टेट ऑन अनदर साइड। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, कौन से डिस्प्यूट्स, कौन से कानूनी विवाद? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई कानूनी विवाद हो जाए, लीगल डिस्प्यूट हो जाए, स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाए, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन वन साइड एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन द अदर साइड, एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट ऑन द अदर साइड, ऐसे कोई भी कानूनी विवाद हो जाता है, ऐसा कोई भी लीगल डिस्प्यूट आ जाता है, तो पहला दरवाजा हमेशा खटखटाया जाएगा ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। इसको बोलते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। आर्टिकल 131 के अनुसार इट इज द सुप्रीम कोर्ट विच विल ओपन इट्स डोर टू एडजुडिकेट दीज मैटर्स। और कमाल की बात मालूम है क्या है? कि और किसी कोर्ट को अलाउड ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पास एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है। इन कीवर्ड्स को लिखते चले जाओ। सुप्रीम कोर्ट ही वो कोर्ट है जहां पर तुम्हें जाना पड़ेगा जब भी सेंटर स्टेट डिस्प्यूट होगा, जब भी स्टेट और स्टेट के बीच में कोई लीगल विवाद होगा, कानूनी विवाद होगा, या फिर सेंटर ऑन वन साइड या स्टेट के बीच में, स्टेट्स के बीच में कभी भी कोई कानूनी विवाद होगा, इट हैज टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट। इसको बोलते हैं आर्टिकल 131 की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अगर तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कभी खोल के देखे होंगे तो देखना आर्टिकल 131 तो नहीं, बट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन वर्ड पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है। तो आज तुम्हें ये पता चल गया। तो अभी आज का क्या है? आज का जो न्यूज है वो है कि केरला हैज ड्रैग्ड दिल्ली, यानी कि केरला हैज ड्रैग्ड द यूनियन गवर्नमेंट। दिल्ली ऐसे वर्ड यूज किया जाता है जब यूनियन गवर्नमेंट के लिए यूज किया जाता है। मेरा दिल्ली गवर्नमेंट से मतलब नहीं होता। तो केरला ने दिल्ली यानी कि यूनियन गवर्नमेंट को ड्रैग किया है। कहां ड्रैग किया है? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में क्यों ड्रैग किया? क्योंकि आर्टिकल 131 सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है। किसी और कोर्ट में क्यों नहीं गया? क्योंकि केरला और स्टेट यानी कि स्टेट और यूनियन के बीच में जब भी ऐसा विवाद होगा तो और किसी कोर्ट को ये एडजुडिकेशन करने की पावर है ही नहीं। एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट की। तो मैंने तुम्हें 5 मिनट में ये सारा का सारा क्लैरिफाई कर दिया कि क्यों ये मैटर 131 का मैटर हो गया। अब हम देखेंगे कि ये विवाद हुआ क्या है। अब इस विवाद को होने से पहले एक कहानी थी। तो थोड़े टाइम पहले भी ऐसा सिचुएशन था। तो ये 29 फरवरी की न्यूज है, तो ये ज्यादा देर का पहले का न्यूज नहीं है। प्रेसिडेंट अप्रूव्स केरला लोकायुक्त बिल लेकिन विदहोल्ड्स असेंट टू 3 यूनिवर्सिटी लॉ बिल्स। अब मैं तुम्हें ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि होता क्या है। स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन, विधानसभा या फिर जिस स्टेट में विधानसभा और विधान परिषद होते हैं, या तो यूनिकैमरल होता है या बाइकैमरल होता है, ये बिल पास कर देते हैं। तो या तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे विधानसभा बोलते हैं, या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसे विधान परिषद बोलते हैं। कुछ स्टेट्स में दोनों होते हैं, कुछ स्टेट्स में केवल विधानसभा होता है। ये बिल पास कर देते हैं, बट वो बिल जाते हैं गवर्नर के पास। गवर्नर साहब उसको असेंट देते हैं, उस पर रजामंदी करते हैं, साइन करते हैं, तो वो बिल एक्चुअली लॉ बन जाता है, एक्ट बन जाता है। यहां तक तो सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर आप आर्टिकल 200 को देखोगे तो आर्टिकल 200 में यह भी लिखा हुआ है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि गवर्नर साहब उस बिल को पास ही करे। तुम वर्ड को देखो, वहां लिखा है गवर्नर साहब उस बिल को विधानसभा या फिर विधानसभा और विधान परिषद, जो भी, अगर एक हाउस हुआ या फिर दो हाउस हुआ, उनको वापस भेज सकते हैं। क्या कि जरा देख लो यार, हमें लगता है कि यह बिल पास नहीं हो सकता, हमें यह जमता नहीं है। अगर विधानसभा और विधान परिषद ने इसको एक और बार कंसिडर किया तो वो, या तो अब उनकी मर्जी है, या तो वो उसको चेंज करे या फिर ना चेंज करे। आइदर वेज, किसी भी हाल में अगर वो बिल एक और बार विधानसभा विधान परिषद ने पास करके गवर्नर साहब को दे दिया
तो गवर्नर साहब को असेंट देना पड़ेगा। यानी कि ये जो सो कॉल्ड वीटो पावर्स है, इसको सो कॉल्ड ही बोल सकते हैं, ये जो सो कॉल्ड वीटो पावर्स है, इसका इस्तेमाल केवल एक बार हो सकता है। कीवर्ड, इट कैन बी डन ओनली वंस, इट कैन बी यूज ओनली वंस। अभी तक मैंने तुम्हें बता दिया आर्टिकल 200। तो आर्टिकल 200 में बड़ा क्लियरली लिखा है, व्हेन द बिल इज पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द लेजिस्लेटिव काउंसिल, देन इट शैल बी रेफर्ड टू द गवर्नर फॉर हिज असेंट, हु शैल आइदर असेंट टू द बिल और विदहोल्ड हिज असेंट देयर फ्रॉम। फुल स्टॉप। ये तो एग्जैक्ट टेक्निकल है। मतलब क्या, या तो मैं गवर्नर साहब उस बिल को पास करेंगे, या फिर उस गवर्नर साहब को बिल को पास करने से पहले वो उस बिल को एक बार वो वापस भेज सकते हैं। दिस इज ओनली पॉसिबल वंस। लेकिन तुमने पकड़ा नहीं। तो कीवर्ड है यहां पर कि यहां पर लिखा है कि गवर्नर साहब उसे वापस भेज सकते हैं टू द विधानसभा एंड विधान परिषद। लेकिन कितने समय के बाद उसको वापस भेज सकते हैं, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। कीवर्ड समझो, ये बिल कितने टाइम तक गवर्नर साहब इस पर ध्यान विचार विमर्श कर सकते हैं, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। दिस मीन्स कि गवर्नर साहब चाहे तो इस बिल को इनडेफिनेटली अपने पास रोक सकते हैं और बोल सकते हैं कि मैं इस बारे पर विचार कर रहा हूं कि इस बिल पर मेरे दस्तखत होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर इसको मैं अनलिमिटेड टाइम तक रोक के रखूं, तो डू यू रियलाइज कि विधानसभा और विधान परिषद कुछ नहीं कर सकते। दे कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इफ आई हैव अ क्लियर रीडिंग ऑफ आर्टिकल 200, आई डोंट थिंक कि देयर इज एनी वे कि एक जगह पर भी, कहीं पर भी टाइम मेंशन्ड है। जब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पढ़े जाते हैं और जहां पर टाइम नहीं लिखा जाता, वहां लिखा जाता है, उसका मतलब होता है रीजनेबल टाइम, जायज वक्त होना चाहिए। ये हमको जायज वक्त होना चाहिए। जैसे अगर तुम्हें ये बात बोला जाए कि यार जी कोई खाना बना रहा है, तुम्हारे लिए कोई खाना बना रहा है, मम्मी जी खाना बना रही है आपके लिए, तो एक रीजनेबल टाइम लगता है जी, आधा घंटा लग गया, 1 घंटा लग गया। अगर आपको ये पता चले कि जी मम्मी जी ने खाना बनाया है, लेकिन 4 घंटे पहले मम्मी ने बोला था तुम्हारी सब्जी आ रही है और वो नहीं बन रही, तो तुम्हें चिंता का है कि यार एक बार जाके मैं चेक कर लेता हूँ, आई होप एवरीथिंग इज वेल, बिकॉज ये रीजनेबल टाइम नहीं है। वैसे ही इस केस में जब अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम आया, तो केरला गवर्नमेंट का अलार्म बेल्स बजने लगे, रेड फ्लैग हो गया। यार गवर्नर साहब ने इसको रिकंसिडरेशन के लिए रखा हुआ है, लेकिन ये बिल पास ही नहीं हो रहा, ना ये बिल वापस आ रहा है, ना ये बिल रिजेक्ट रिजेक्ट तो हो ही नहीं सकता। तो ये तो अनरीजनेबल हो गया। ये हो गया आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहली वजह जिसकी वजह से केरला गवर्नमेंट खफा है, वो है कि ये अनरीजनेबली होल्ड किया गया। अब उसके बाद हो गया, ही एडेड इंसल्ट टू द इंजरी, मतलब इन द सेंस कि इसके आगे भी कुछ हुआ, और वो होने के लिए हमें आर्टिकल 201 पढ़ना पड़ेगा। अब कभी कभी गवर्नर साहब क्या बोलते हैं कि जी जो बिल मेरे पास आया हुआ है ना, मुझे उस पर कुछ एक्स्ट्रा कंसिडरेशन चाहिए, मुझे विचार चाहिए। उन विचारों का मतलब है किसके विचार चाहिए, मुझे वो प्रेसिडेंट साहब को भेजना पड़ेगा, बिकॉज मैं उनके विचार जानना चाहता हूं। ये क्या बात हुई? यस, गवर्नर साहब के पास आर्टिकल 201 में ये प्रोविजन है कि ही कैन रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। सोचो, बिल किसने पास किया है? विधानसभा विधान परिषद ने। गवर्नर साहब ने बिल उठाकर दे दिया प्रेसिडेंट साहब को। अब ये प्रेसिडेंट साहब की मर्जी होगी कि वो इस बिल को पास करते हैं या नहीं। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो। अब द ओनस इज लाइंग ऑन द प्रेसिडेंट। अब केरला के केस में क्या हुआ है कि केरला की विधानसभा ने बिल पास किया है। केरला का विधानसभा की बिल जो गया वो गवर्नर साहब के पास गया। गवर्नर साहब ने पहले तो उसके लिए बहुत समय रखा, फिर वो आर्टिकल 200 में था, फिर अनुच्छेद 201 यानी कि आर्टिकल 201 को यूज करके वो बिल उठाकर प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मैडम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के हवाले कर दिया। अब केरला को लग रहा है यार ये तो बड़ी गलत बात है, स्टेट हम हैं, 7th शेड्यूल के अनुसार राज्यों की सूची यानी कि लिस्ट नंबर 2 के अनुसार लॉ हमें बनाना है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये फेडरलिज्म की स्पिरिट है। तुमने पहले गवर्नर भेजा, गवर्नर कौन अपॉइंट करता है? यूनियन अपॉइंट करता है। गवर्नर साहब ने रोक लिया,
फिर उसके बाद गवर्नर साहब ने रोक लिया, उसके बाद वो उठाकर प्रेसिडेंट साहब को दे दिया। प्रेसिडेंट मतलब कौन हुआ? यूनियन हुआ। तो एक तरह से यूनियन की सारी ताकत स्टेट को रोकने में लग रही है। तो हमें ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। जबकि मैं तुम्हें इसमें फैक्चुअली बता सकता हूं, अगर तुम्हारे मन में किसी के सामने ये प्रश्न आ रहा होगा कि गवर्नर साहब ने ये आर्टिकल 201 को इन्वोक ही क्यों किया, तो देयर आर सर्टेन प्लेसेस जहां पर रिकंसिडरेशन बाय द प्रेसिडेंट के अनुसार ये अलाउड होता है, ऐसा मना नहीं है। मैं तुम्हें थोड़ी बहुत कंडीशंस बता देता हूं जिसमें गवर्नर साहब को हक है, अधिकार है कि वो इस बिल को प्रेसिडेंट साहब के हवाले कर सकते हैं। कौन कौन सा अधिकार है? इफ द बिल वायोलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर गवर्नर साहब को लगता है कि ये जो बिल है ये संविधान के खिलाफ है, नंबर वन। नंबर टू, ये बिल अगेंस्ट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उनको ये लगता है कि ये बिल जो डीपीएसपी से पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसके खिलाफ है। नंबर थ्री, ये उनको लगता है, गवर्नर साहब को, ये सब गवर्नर साहब के विजन है, गवर्नर साहब को लगता है कि किसी एग्जिस्टिंग यूनियन लॉ या एग्जिस्टिंग यूनियन पॉलिसी के खिलाफ जा रहा है। नंबर फोर, कि इट इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, जो लोगों का जो पब्लिक बेनिफिट है, पब्लिक वेलफेयर है, उसके खिलाफ है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि इट एंडेंजर्स द पोजीशन ऑफ द हाई कोर्ट इन द स्टेट। सो 1 2 3 4 5 violates the constitution. Number two, it is against DPSPs, it is against the conflict of the union powers, it is against people's interest and against the position of high court. ये तुम्हें याद हो जाना चाहिए। ऐसे 5 कंडीशन में से एनी ऑफ देम पे अगर गवर्नर साहब को लगता है ये बिल कहीं ना कहीं किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, तो गवर्नर साहब इज वेल विद इन हिज राइट्स टू यूज आर्टिकल 201। लेकिन क्या ये आर्टिकल 201 का मतलब भी ये होता है कि प्रेसिडेंट साहब अनलिमिटेड टाइम तक इसको कंसिडर कर सकते हैं? दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। तो अगर क्वेश्चन ऑफ द डे देखेंगे तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? विदहोल्ड्स असेंट टू 3 यूनिवर्सिटी लॉ बिल्स। ये 29 फरवरी की न्यूज है। ये 29 फरवरी की न्यूज है कि प्रेसिडेंट साहब ने एक बिल को पास कर दिया, लेकिन अभी भी विदहोल्ड करके रखा हुआ है 3 यूनिवर्सिटी बिल्स। तो मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा पढ़ लेता हूं। द राजभवन इन एन ऑफिशियल कम्युनिकेशन, यानी कि द गवर्नर ऑफ केरला बोल रहे हैं कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज withheld the assent to the following bills, which Honorable Governor Shri Arif Mohammad Khan had referred to Rashtrapati Bhavan for consideration। मुझे तो सिर्फ इतने से मतलब है, मेरे तो पॉलिटी पढ़ना है ना, मुझे पॉलिटिक्स तो पढ़नी नहीं है। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज विदहेल्ड हिज असेंट। आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल, फटाफट कमेंट में डालो। ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैज विदहेल्ड हिज असेंट टू द फॉलोइंग बिल्स व्हिच ऑनरेबल गवर्नर श्री आरिफ मोहम्मद खान हैड रेफर्ड टू राष्ट्रपति भवन फॉर कंसिडरेशन। कौन से आर्टिकल की बात हो रही है? आर्टिकल 200 एंड आर्टिकल 201 की बात हो रही है। यू कैन विदहोल्ड हिज असेंट देयर फ्रॉम। तो ये दोनों ही सिचुएशन पॉसिबल है। और ये आज की खबर बन गई है। खबर क्या बन गई है? खबर बन गई है ये, केरला चैलेंजेस विदहोल्डिंग ऑफ प्रेसिडेंशियल असेंट टू स्टेट बिल्स। ध्यान से पढ़ो, ऐसे पढ़ते हैं पॉलिटी, टाइम पास करने के लिए मत अपने 2 3 साल बर्बाद करो। स्ट्रक्चर्ड शार्प प्रिपरेशन करो। स्टेट गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो गवर्नर साहब ने इन बिल्स को पेंडिंग रखा फॉर अ लॉन्ग एंड इंडेफिनिट पीरियड, आर्टिकल 200। लेटर उसको रिजर्व कर दिया फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। हमें लगता है ये हमारी फेडरल स्पिरिट के खिलाफ है। हमें लगता है कि ये हमारी स्टेट के जो लॉ मेकिंग पावर्स है उसके खिलाफ है। आर्टिकल 246 के खिलाफ है। फेडरल स्पिरिट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है। केशवानंदा भारती केस के बाद आई थिंक वी नीड अ रेजोल्यूशन ऑन दैट पार्ट। और जब भी इस तरह का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, who decides the matter? The matter will be decided by the Honorable Supreme Court of India। तो क्या ऐसा पहले भी हुआ है कि केरला इज द फर्स्ट टाइम टू डू दिस? नो, बहुत पहले ऐसा हुआ था। द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक लॉ सूट फाइल किया था इन द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 131, जब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एनआईए एक्ट ऑफ 2008 को चैलेंज किया गया था। जब ये बात बोला गया था कि पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस, अगर तुम राज्यों की सूची अभी पढ़ते पढ़ते ही खोल लो, अगर तुम गूगल करो 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें 3 लिस्ट दिखाई देगी, एक यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट, एक कंकरेंट लिस्ट। जो स्टेट लिस्ट है, राज्यों की सूची है, उन पर लॉ केवल स्टेट बना सकता है। तो स्टेट में अगर तुम एंट्री नंबर 1 देखोगे, पहला नंबर देखोगे तो वो है पब्लिक ऑर्डर। सेकंड देखोगे तो वो आएगा पुलिस।
तो एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के पास देखा जाए तो बहुत सारे ओवर स्वीपिंग पावर्स है। वो पूरे कंट्री में कहीं भी टेररिस्ट या टेररिस्ट रिलेटेड, पब्लिक ऑर्डर रिलेटेड कोई भी इशू आता है, वहां पर जाकर वो इंटरफेयर कर सकते हैं। एनआईए यूनियन गवर्नमेंट यानी कि यूनियन लिस्ट का मैटर है। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में क्या बोला था कि माय लॉर्ड, सिंस पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस एंट्री नंबर 1 और 2 स्टेट लिस्ट में है, तो एनआईए के एक्ट के अनुसार वो आकर हमारे मैटर्स में इंटरफेयर कर सकते हैं। वी थिंक इट इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। वो बात अलग है कि ये अपील चली नहीं, राइट, एंड द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट डिसाइड इन दैट फेवर, बट ऐसा हो सकता है। तो इट इज पॉसिबल एंड इट हैज बीन डन। सो केरला ने अब ये स्टेप ले लिया है। व्हाट इज गोइंग टू हैपन, नोबडी नोस, बट इतना मैं तुम्हें जरूर बता सकता हूं, that does matters. The hornet's nest has been now disturbed. Now you will have to read Article 131. तो एक जमाने में Article 131 के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं आता था, कोई भी नहीं पूछता था इतना डिटेल में jurisdiction, लेकिन क्योंकि it is happening in your current affairs, you might as well start studying this. Also, फेडरलिज्म हमेशा के लिए एक कंटेंशियस इशू है। इन अदर वर्ड्स, इवन दिस टॉपिक इज टचिंग फेडरलिज्म। मेक श्योर दैट यू स्टडी ऑल ऑफ दिस। क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारा पॉलिटी का सिलेबस में ये टॉपिक जरूर आएगा। मेक श्योर दैट यू स्टडी दिस। थोड़ा सा टाइम, ज्यादा वक्त नहीं लिया, और मैंने तुमको ये सब कुछ समझा दिया। अब तुम्हें समझ में आ गया दैट यू विल बी टॉट 24 कैरेट रॉक सॉलिड। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। प्लीज यूज द कोड SIDLIVE एंड ज्वाइन दिस 50% ऑफ प्लस 6 months extension। आज का आखिरी दिन। आई होप यू हैव enjoyed this. If you have enjoyed this, please like, share, and subscribe. In the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless. Thank you and Jai Hind.